नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर कौन सी बड़ी जीत मिली है, ये बताएंगे आपको और दिखाएंगे कि भगोड़े विजय माल्या और नीरव मोदी के खिलाफ कौन सा एक्शन लेकर ईडी ने राहुल और अखिलेश से मुद्दा छीन लिया है। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में महाकुंभ सीरीज की अगली कड़ी आज आपको दिखाएंगे कि देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की रक्षा के लिए कब और कैसे नागा साधुओं ने जान की बाजी लगा दी थी। लेकिन शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर और भ्रष्टाचार पर प्रहार वाली पड़ताल के साथ। विजय मल्ल्या केस 14,131.6 crore complete amount. Nirav Modi case 1,052.58 crores has been restored to the public and private banks. तो मोदी सरकार ने देश का पैसा यानी कि आपका पैसा लूटने वाले घपलेबाजों की खटिया खड़ी कर दी। भारत के सरकारी बैंकों को हजारों करोड़ की चपत लगाकर विदेश भागने वाले कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी समेत कई भगोड़ों से मोदी सरकार पाई पाई का हिसाब वसूल कर रही। इन घोटालेबाजों ने देश को जितना नुकसान पहुंचाया था उसकी लगभग पूरी रिकवरी हो चुकी। मोदी सरकार ने भगोड़ों का मकान, दुकान, जमीन और यहां तक कि देश विदेश में इकट्ठा की गई उनकी पूरी जमा पूंजी बेचकर बैंकों को 22,280 करोड़ रुपए लौटाए हैं। जिस ईडी को समूचा विपक्ष रात दिन पानी पी पी कर कोसता है, गालियां देता है, उसी ईडी ने भगोड़ों की संपत्ति नीलाम करके ये पूरी रिकवरी की। घोटालेबाजों के खिलाफ मिली इस ऐतिहासिक जीत का ऐलान मोदी सरकार ने संसद में किया। एक बार सुनिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में क्या कहा और उसके बाद बताएंगे आगे की पूरी कहानी। The honorable speaker, sir, ED has successfully restored properties valued at least 22,280 crores, and I'm only talking of the major cases. We all question about ED. The return and also the money which have been claimed by the ED is this one. Restored properties, Vijay Mallya case, 14,131.6 crore. Complete amount of the attached property has been restored to the public sector banks. Nirav Modi case, 1,052.58 crores has been restored to the public and private banks. SRS Group, which is the SRF Group's Pearl City and Prime projects in Gurugram, 20.15 crores. That is the property restored. Rose Valley, 19.40 crore. Mehul Choksi and others, 2,565.90 crores have all been taken. And then liquidators in the different Geetanjali group of companies to carry out valuation and auction of the attached or seized properties worth 2,500. तो राहुल गांधी विजय माल्या के मुद्दे पर मोदी सरकार को हर मंच से घेरते, लेकिन सच्चाई यह है कि मनमोहन सरकार के दौर में ही विजय माल्या का रुतबा राजा महाराजा जैसा। महंगी महंगी गाड़ियां, आईपीएल टीम, हेलीकॉप्टर और बेंगलुरु में मॉडर्न स्काई विला, क्या कुछ नहीं था उसके पास। लेकिन मोदी राज शुरू होते ही माल्या का हवाई किंगडम धाराशायी होने लगा। कांग्रेस राज में विजय माल्या ने अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करके 17 बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया, लेकिन कभी लोन को चुकाने की जरूरत नहीं समझी। जब मोदी राज में माल्या को लगा कि उसे लोन चुकाना ही होगा, तो 2016 में विजय माल्या देश छोड़कर फरार हो गया। लेकिन मोदी सरकार ने विजय माल्या का पीछा नहीं छोड़ा। विजय माल्या ने कर्ज तो 9,000 करोड़ रुपए का लिया था, लेकिन ब्याज के बाद यह रकम 14,000 करोड़ रुपए हो गई। और अब मोदी सरकार ने संसद में बताया है कि माल्या से पूरे के पूरे 14,131.6 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं।
यानी मोदी ने माल्या से न सिर्फ मूलधन वसूला बल्कि सूद भी वसूल किया है। बैंक का करोड़ों लेकर भागने वाले मेहुल चौकसी और उसके भांजे नीरव मोदी पर मोदी सरकार ने लगातार शिकंजा कसा हुआ है। हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी और नीरव मोदी ने मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से करीब 13,500 करोड़ रुपए का लोन लिया था और ये यूं कहे कि उसे 13,500 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। लेकिन मामला उजागर होते ही दोनों लोग देश छोड़कर फरार हो गए। मोदी सरकार मामा भांजे दोनों से पूरी रकम वसूलने के मिशन पर है। नीरव मोदी केस में 1,052 करोड़ की उसकी संपत्ति और उसकी पूरी संपत्ति को नीलाम करके सार्वजनिक और निजी दोनों बैंकों को वापस की गई। उसी ढंग से मेहुल चौकसी के मामले में ईडी ने 2,565 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की है और उन्हें अब नीलाम करने की तैयारी चल रही है। मोदी सरकार के विरोधियों के लिए ईडी एक फेवरेट पंचिंग बैग है। ईडी जहां कार्रवाई करे उन्हें उसका एक्शन राजनीति से प्रेरित दिखाई देता है। लेकिन मोदी सरकार ने जो आंकड़े देश के सामने रखे हैं, संसद में रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं, उससे स्पष्ट है कि इसी ईडी ने भगोड़ों से भारत की जनता के पैसों की रिकवरी की है। लेकिन विपक्ष ईडी को मोदी सरकार का पॉलिटिकल डिपार्टमेंट साबित करने पर तुला रहता है। ऐसे में ईडी की पॉलिटिकल पिक्चर भी एक बार देखनी चाहिए। यह समझना चाहिए कि ईडी का रिजल्ट मोदी सरकार में कैसा है और मनमोहन सरकार में कैसा था। तो एक बार जरा आपको जल्दी से दिखाते हैं कि ईडी ने दोनों सरकारों के दौरान कैसा काम किया और इसका क्या परफॉर्मेंस रहा और ये जो परफॉर्मेंस है वो किसके फेवर में है और वो किसके अगेंस्ट जाता है। तो एक बार आपको मैं दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें कि ईडी एक तरीके से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत कानून की तहत कार्रवाई करती है और ये कानून मोदी सरकार नहीं बल्कि मनमोहन सरकार लेकर आई। और पीएमएलए कानून को लेकर आज चाहे जितनी बातें कही जाती हो, लेकिन यह कानून मोदी सरकार ने नहीं लाया। ये आपको मैं आगे बताऊंगा कुछ और कहानियां, लेकिन जिन आंकड़ों की चर्चा मैं कर रहा था एक बार उसे दिखाने का वक्त है। एक बार मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे दोनों सरकारों के समय में ईडी का कामकाज रहा और क्या उसका नतीजा, क्या रिजल्ट आया। 2004-05 से लेकर 13-14 यानी कि जब यूपीए की सरकार थी उस समय ईडी क्या काम कर रही थी और उसका क्या रिजल्ट था, जरा एक बार देखिए। 1797 मामले दर्ज हुए ईडी ने इस दौरान 4 से लेकर 14 यानी कि 10 सालों में 1797 मामले दर्ज किए। 112 मामलों में छापे भी डाले गए, 29 गिरफ्तारी हुई और सजा कितने लोगों को मिली? 1797 मामले, करीब करीब 1800 मामलों में सजा एक को भी नहीं मिल पाई। एक भी व्यक्ति को इस मामले में सजा नहीं हुई। और कितनी संपत्ति जब्त की ईडी ने? 5,346 करोड़। तो ये 10 साल का ईडी का परफॉर्मेंस। और अब आइए इधर मोदी सरकार के आने के बाद क्या हुआ। ये जो आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूं ये 14-15 से लेकर 23-24 यानी कि करीब करीब 10 साल का आंकड़ा ये भी है। तो मनमोहन यानी कि यूपीए सरकार के 10 साल वर्सेस मोदी सरकार के 10 साल और नतीजों में फर्क देखिए और फिर आप समझ पाएंगे कि आज अगर विपक्ष कहता है कि ये ईडी टूल है सरकार के हाथ में, एक हथियार हो गया है, तो उसकी सच्चाई क्या है। मामले कितने दर्ज हुए? 5,155 करोड़ 5,155 मामले दर्ज हुए। छापे कितने पड़े? 7,264। गिरफ्तारी कितनी हुई? 755। लेकिन 63 मामलों में सजा भी हुई। ऐसा नहीं है कि ये शून्य बटा सन्नाटा है मामला। यहां 63 मामलों में सजा हो चुकी है, बाकी का मुकदमा भी चल रहा है। 63 लोगों को सजा भी हो चुकी है। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क आपको दिखाई देगा वो है संपत्तियों की जब्ती में। वहां 5,346 करोड़ 10 साल में और यहां 1,21,618 करोड़। मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो 1,21,618 करोड़ हैं ये किसके पैसे हैं? ये देश का पैसा है जिसे घोटालेबाजों ने एक तरीके से घपला करके कब्जा कर लिया। ये आपका हमारा पैसा है जिसको कई बार पॉन्जी स्कीम में, तो कई बार अलग अलग तरह के जो स्कैम होते हैं
उसके जरिए हमसे और आपसे छीन लिए गए। ये वो पैसा है जिसे ईडी ने जब्त किया है, 1,21,618 करोड़। और इन पैसों का क्या हो रहा है? निर्मला सीतारमण ने एक तरीके से संसद में यह भी बताया कि यह पैसा जिनका था उनको वापस किया जा रहा है। बैंक में किसका पैसा होता है? हमारा आपका पैसा होता है। और अगर बैंक का पैसा लेकर कोई भागा था, यानी कि आपका हमारा पैसा लेकर भागा था, आज बैंकों को पैसे वापस किए जा रहे हैं। और भी आपको बताएंगे कि ईडी ने जो पैसे जब्त किए हैं उसको कैसे उन लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जिनसे कि स्कैम के जरिए वो पैसे छीन लिए गए। तो ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जैसा कि हमने आपको बताया कि पीएमएलए के तहत कार्रवाई करती है, जिसको कि मनमोहन सरकार लेकर आई थी। 1 जुलाई 2005 को पीएमएलए लागू हो गया था, लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों में इस कानून का किसने और कैसा इस्तेमाल किया है वो आंकड़े आपके सामने हैं। दरअसल मोदी सरकार ने ईडी को मजबूत बनाया, जबकि मनमोहन सरकार में इसका नाम भी कम ही लोगों को पता था। आज ईडी के पास मनमोहन सरकार के दौर की तुलना में 4 गुना ज्यादा स्टाफ है, इसलिए एक साथ एक ही वक्त दिल्ली से लेकर पटना तक ईडी की टीमें दस्तक दे पाती हैं। और देश को मालूम है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब हमारी एजेंसियां पूरी ताकत के साथ भ्रष्टाचारियों से लड़ेगी। मनमोहन सरकार और मोदी सरकार के बीच ईडी के काम करने के तरीके में एक और बड़ा फर्क आया है। तो जो बड़ा फर्क क्या है उसको समझिए। दरअसल ईडी पहले जब किसी मामले में संपत्ति या कैश जब्त करती थी तो उसे केस का फैसला होने तक फिक्स डिपॉजिट में रख देती थी। अगर मामले में आरोपी को जीत मिलती थी तो पैसा वापस कर दिया जाता था, लेकिन अगर ईडी जीतती थी तो ये पूरा पैसा सरकारी ट्रेजरी में चला जाता था। साल 2018 में इस व्यवस्था को मोदी सरकार ने बदलाव किया इसमें, और जब्त किया गया पैसा अब सीधे ट्रेजरी में रखा जाता है। और इसके अलावा मोदी सरकार ने पीड़ितों को रकम वापस दिलाने की भी शुरुआत की। इसे ऐसे समझिए कि किसी कंपनी ने लोगों से अगर अवैध तौर पर पैसे इकट्ठे किए, स्कैम करके, घोटाले करके पैसे इकट्ठे किए हैं और उस कंपनी पर ईडी ने एक्शन किया तो सारा पैसा जब्त कर लिया जाता है। और ऐसी स्थिति में कोर्ट का फैसला आने के बाद और अगर कंपनी के मालिकों को सजा हो जाती है या ये साबित हो जाता है उसका जुर्म कि उसने घोटाला करके लोगों से पैसा वसूला है, तो उस कंपनी का सारा पैसा सरकारी ट्रेजरी में नहीं जाएगा, बल्कि उन लोगों के पास जाएगा जिनसे कंपनी ने फर्जी तरीके से पैसे इकट्ठे किए। ईडी ने हाल ही में 6,000 करोड़ के एग्री गोल्ड पॉन्जी स्कीम के तहत किए गए घोटाले की जब्त संपत्तियों की बिक्री शुरू की है और अटैच संपत्तियों को 32 लाख पीड़ितों के बीच बांटे जाने का ऐलान किया है, जो इस पॉन्जी स्कीम का शिकार हुए लोग थे। उसी तरीके से कोलकाता में रोज वैली ग्रुप की कंपनियों की जो अटैच्ड फिक्स डिपॉजिट थी, उसमें जो 12 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे, उसे 22 लाख छोटे जमाकर्ताओं में बांटने का ऐलान किया गया है। तो आप इस फर्क को समझिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मोदी सरकार में ईडी जो एक्शन ले रही है उसके सबूत के तौर पे हमारे सामने आंकड़े हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे भगोड़ों से पाई पाई की वसूली हो रही है, जबकि इसी ईडी को राजनीतिक मंचों से विपक्ष रोजाना भला बुरा कहता है। ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि क्या ईडी को घेरना विपक्ष का सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा भर है। इसके अलावा हमने आपको यह भी दिखाया कि कैसे आंकड़े बताते हैं कि यूपीए सरकार और एनडीए सरकार के समय में ईडी ने किस तरीके से हमारे आपके खाते से जो पैसे स्कैम के जरिए हड़प लिए गए उनकी किस तरीके से बरामदगी की है और कैसे जो शिकार लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको वापस करने की मुहिम चला रही है। तो देश का मूड मीटर में वक्त है आगे बढ़ने का और आज महाकुंभ सीरीज में आपको ये दिखाने का कि देवभूमि के नागा रक्षकों की वो कौन सी स्वर्णिम कहानी है जो हमसे आपसे छिपाई गई।
तो मूड मीटर के महाकुंभ सीरीज में आज बारी है नागा सन्यासियों के प्रचंड पराक्रम और बलिदान की उस गाथा की, जिसकी वजह से देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद सनातन के चारों धाम मुस्लिम आक्रांताओं के हमले से सुरक्षित बचे रहे। इतिहास में ऐसे एक नहीं, तीन तीन बड़े मौके आए जब नागा सन्यासियों ने जान की बाजी लगाकर देवभूमि का द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार में ही मुस्लिम आक्रांताओं को रोक दिया। नागा सन्यासियों ने मुस्लिम आक्रमणकारियों से ऐसा भयंकर युद्ध किया कि उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर को लूटने और उन्हें नष्ट करने का ख्याल ही छोड़ दिया। नागा साधुओं की वो शौर्य गाथा आपको मैं सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप बद्रीनाथ केदारनाथ से जुड़े स्वर्ण रहस्य की कथा भी जान लीजिए। सोने का क्या रिश्ता है और उसका क्या रहस्य है, जिसका कि जिक्र हमारे आदिम ग्रंथों में भी है और वो कहानियां आज भी चली आ रही। तो ये महाभारत समेत कई प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है और जो विदेशी आक्रांताओं को लंबे समय तक ललचाता रहा, उसके पीछे भी यही कहानियां रही। तो सनातन के इन दोनों प्रमुख मंदिरों के परिसर के नीचे सोने का बड़ा खजाना है। यह मान्यता आज से नहीं है, सदियों पुरानी है। महाभारत के आखिरी अध्याय स्वर्गारोहण में भी यह मान्यता, इसका जिक्र मिलता है, जिसमें बताया गया है कि महाभारत युद्ध के 36 सालों तक, महाभारत युद्ध के बाद 36 सालों तक पांडवों ने राज किया और उसके बाद वो अपने पोते और अभिमन्यु के बेटे, यानी कि अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को राज सौंपकर शरीर त्यागने के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ सनातन के वही दोनों मंदिर हैं जहां पांडवों ने स्वर्गारोहण से पहले अपने साथ लाए सोने को दान किया, यहां तक कि सोने के उन आभूषणों को भी वहीं त्याग दिया जो उन्होंने पहन रखा था, अपने शरीर पर धारण कर रखा था। इस मान्यता के तहत हिंदू सनातनी देह त्यागने के लिए आखिरी वक्त में बद्री केदार की यात्रा पर निकलते रहे और वहां सोना दान करते रहे, जिन्हें मंदिर परिसर के आसपास ही गुप्त तरीके से रखा जाता रहा। ऐसी मान्यता रही। संभवतः यह बहुत बड़ी वजह थी कि सनातन के इन दोनों धामों को नागा साधुओं ने हाड़ कपा देने वाली सर्दियों में भी नहीं छोड़ा। गुरु से मिली साधना के साथ साथ दोनों मंदिरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो आदि शंकराचार्य का धर्मादेश मानकर उठाते रहे। 1260 में कनखल में महानिर्वाणी अखाड़े की बड़ी छावनी थी, जिसमें तब 22,000 नागा हर वक्त तैनात रहते थे। बलवन की सेना मारकाट मचाते हुए कनखल के दक्ष मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। तभी गंगा की 7 धाराओं के बीच जो उभरे हुए छोटे छोटे मैदान हैं, वहां 22,000 नागा साधुओं ने बलवन की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। हाथों में भाला, त्रिशूल और तलवार लिए नागा योद्धा हर हर महादेव का जय घोष करते हुए उन पर मौत बनकर टूट पड़े। गंगा की धार के बीच फंसी बलवन की सेना चंद घंटों में ही कनखल से भाग खड़ी हुई। नागा योद्धाओं ने अपने शौर्य से कनखल के दक्ष मंदिर को तो बचा लिया। बलवन की सेना वहां से जान बचाकर गढ़वाल के दूसरे इलाकों में भागने को मजबूर हो गई और फिर दोबारा उसने हरिद्वार पर हमले की कभी जुर्रत नहीं। नागा योद्धाओं की इस वीरता को उस समय के ऐतिहासिक दस्तावेजों में चंद लाइनों में समेट दिया गया। जिक्र है भी तो सिर्फ यही कि बलवन की सेना को 22,000 नागा साधुओं ने कनखल में घुसने नहीं दिया, लेकिन महानिर्वाणी अखाड़ा 764 साल पुराना वो गौरवमयी अध्याय आज भी उसने संजो कर रखा है। उसके दस्तावेजों में उस लड़ाई का पूरा ब्यौरा मिलता है। नागा कमांडर भगवानंद गिरी के पराक्रम और बलिदान की कहानी मिलती है। सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नाम के उन 2 भालों का भी जिक्र मिलता है, जिसे आगे रखकर, जिसे आगे आगे लेकर 22,000 नागा साधुओं ने वो धर्म युद्ध लड़ा था। महानिर्वाणी अखाड़े का मुख्यालय आज भी हरिद्वार के कनखल में ही। भैरव प्रकाश और सूर्य प्रकाश नाम के दोनों भालों की वहां रोजाना पूजा आज भी होती है। और ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें स्क्रीन पर, इसको गौर से देखिए। ये वही 2 भाले हैं जिसको लेकर 1260 की वो लड़ाई लड़ी गई और जिसके जरिए इस देश में सनातन को बचाया गया। तो भैरव प्रकाश और सूर्य प्रकाश नाम के दोनों भालों को आप अभी देख सकते हैं।
इन्हें साक्षी मानकर महानिर्वाणी अखाड़े के नागा अपने शस्त्रों को रोजाना पूजते हैं और साक्षी के तौर पे इसी भाले को सामने रखते हैं। विजयादशमी और शाही स्नान के मौके पर इनकी विशेष पूजा होती है। तो यहां कनखल के दक्ष मंदिर का पौराणिक इतिहास आपको हमने बताया और हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक सतयुग में कनखल के ही राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को न्योता नहीं दिया था और शिव की पत्नी सती जो दक्ष की बेटी थी, उन्हें अपमान एक तरीके से उनसे देखा नहीं गया और वो यज्ञ कुंड में कूदकर उन्होंने जान दे दी। शिव के गण वीरभद्र ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। शिव सती की देह कंधे पर लेकर निकल पड़े और जिन 52 जगहों पर सती का अंग गिरा वो 52 शक्ति पीठ कहलाए। तो ये जो हमने आपको कहानी सुनाई, ये कहानी एक तरीके से नागाओं के शौर्य का जो इतिहास है, उनकी वीरता का जो इतिहास है, गौरवमयी इतिहास है, उसका एक छोटा सा पन्ना भर है, उसका एक छोटा सा अध्याय भर। ऐसी तमाम कहानियां हैं जो पिछले कई दिनों से मैं आपको लगातार सुना रहा हूं और महाकुंभ तक आपको आगे भी सुनाता रहूंगा, जो महाकुंभ से भी जुड़ी हुई है, जो सनातन परंपरा से जुड़ी हुई है और जो आपके और हमारे गौरवमयी इतिहास का हिस्सा है, लेकिन जिसे हमसे और आपसे छिपाया गया, जिसे हमारे इतिहास का हिस्सा नहीं बनने दिया गया। इसीलिए मैं आपसे भी अपील करता हूं कि आप इन कहानियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि यह देश अपने उस गौरवमयी इतिहास से परिचित हो सके जिससे उसे वंचित रखा गया। तो आज मूड मीटर में वक्त इतना ही था, हमें दीजिए इजाजत।